नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। चलिए जिलेवार सीरीज के क्रम में आज हम आपको पढ़ाएंगे सागर के बारे में। सागर अपने आप में एक सागर अपने आप में संभाग है जिसमें सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और दमोह डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसका गठन मध्य प्रदेश गठन के साथ 1 नवंबर 1956 को कर दिया गया था। यदि इसकी स्पर्श देखा जाए तो ये किन किन जिलों को छूता है, तो ये छूता है दमोह, नरसिंहपुर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, अशोकनगर। ये 6 जिलों को, एमपी के 6 जिलों को, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को ये जो है स्पर्श करता है। चलिए बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो सागर का जो क्षेत्रफल है वो 10,252 किलोमीटर है। कितना? सागर का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 10,252 वर्ग किलोमीटर है। इसमें विकास खंड की बात की जाए तो इसमें 7 विकास खंड है, विधानसभा इसमें 8 और ग्राम पंचायत 1069 हैं। तहसील की बात की जाए तो सागर में तहसील कौन कौन सी हैं? ये 12 तहसीलें हैं। कौन कौन है? सागर, बंडा, खुरई, मालथौन, राहतगढ़, केसली, जैसीनगर, गढ़ाकोटा, सायगढ़, रहली, देवरी और बीना। ठीक है, ये यहाँ की इतनी तहसीलें हैं। चलिए यहाँ का एक नज़र इसके इतिहास पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका इतिहास है कहता है, जो श्रीधर वर्मन थे यहाँ के प्रथम शासक थे। जो सागर है, सागर कहाँ से? परकोटा एक वहाँ पे मोहल्ला है जो वहाँ का सबसे पुराना मोहल्ला है। परकोटा जो आपके लाखा बंजारा झील के किनारे देखने को आपको मिल जाएगा, एक मोहल्ले के रूप में अभी है। इसको किसने बनवाया था? तो 1660 में उड़न शाह करके एक व्यक्ति थे। किसके? निहाल सिंह के वंशज थे। कौन? उड़न शाह। इन्होंने एक किला बनवाया था, उस किले को क्या कहते हैं? परकोटा किला बनवाया था। मतलब परकोटा जो आज है वो एक किले के रूप में था। परकोटा की जो किले की दीवारों का निर्माण किसने करवाया था? पेशवा शासक के अधिकारी थे गोविंदराव पंडित। गोविंदराव पंडित ने 1735 में इस किले की दीवारों का निर्माण करवाया था, किलों का निर्माण करवाया। अब जो था ये सागर का जो क्षेत्र था ये विभिन्न रियासतों से किस में गया? ब्रिटिश शासन में गया। तो ब्रिटिश शासन में कब कौन कौन गया वो आप देखेंगे। तो 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा सागर का क्षेत्र, जो सागर मेन क्षेत्र था, पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। कब? 1818 में। धमौनी परगना के अप्पाजी भोसले थे। धमौनी परगना कहाँ पड़ता है? तो ये बंडा तहसील में पड़ता है। धमौनी परगना के अप्पाजी भोसले थे। इन्होंने 1818 में ब्रिटिश सरकार को अपना ये छोटा सा एरिया सौंप दिया। कौन सा? धमौनी परगना, मतलब बंडा क्षेत्र। किसको सौंपा? ब्रिटिश को। 1820 से 1825 के बीच सिंधिया वंश ने 1820 से 1825 में सिंधिया वंश ने 5 महल कहे जाने वाले राहतगढ़, गढ़ाकोटा, गौर झामर, देवरी और नाहरमऊ को किसको? ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। ब्रिटिश सरकार को ये पूरा 1825 में पूरा कब्जा किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार ने अपने हिसाब से इसको चलाया। इसके बाद 1932 में दमोह को भी सागर में जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दमोह सागर में कब जोड़ा गया था? तो ये था 1932 में। लेकिन फिर इसको जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो फिर से इसको हटा दिया गया। तो ये था इसका छोटा सा इतिहास जो था जनरल नॉलेज के जीके के हिसाब से हमें पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण था। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली बात। अगली है जो इसको यहाँ की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे धसान नदी बहती है, जो धसान नदी, लेकिन यहाँ से इसका उद्गम स्थल नहीं है। धसान नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उसका है बेगमगंज, रायसेन से। धसान नदी यहाँ से बहती है, प्रवाहित होती है। तो ये इसका कहाँ पे है? ये इसका कहाँ से निकलती है? बेगमगंज, रायसेन से। ठीक है, तो ये जो है बेगमगंज रायसेन से निकलती है। तो ये यहाँ से बहती वैसे खाली। सागर से निकलने वाली मुख्य नदी कौन सी है? बीना। बीना नदी पे 2 बांध बने हुए हैं। एक तो
बीना बांध और एक मड़िया बांध। इसको चकरपुर बांध भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया बांध है, सिंचाई परियोजना के लिए, ठीक है। और ये जो बांध है ये विद्युत परियोजना के लिए है। जो बीना नदी है इस पे एक जलप्रपात भी निकलता है, कौन सा, राहतगढ़ जल प्रपात, ठीक है। इसको हम भालकुंड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो बीना नदी पे जो प्रपात बनता है उसको हम भालकुंड नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से 2 बांध है। यदि इसकी एक और देखी जाए तो यहाँ पे एक राजघाट करके एक बांध है, छोटा सा डैम बनाया गया है, डैम है। तो इससे क्या होता है, इसमें शहर की पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। कहाँ से, राजघाट से। यदि यहाँ पे बांधों और बात कर लिया झील की, तो यहाँ पे लाखा बंजारा झील जो शहर के बीचों बीच है, बहुत ही फेमस है। कौन सी, लाखा बंजारा झील। ये शहर के बीचों बीच बस स्टैंड के पास आप इसको देखेंगे तो ये बहुत बड़ी झील है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। तो ये थी यहाँ की परियोजना। और नदी अभी और भी है। नदी में चलिए नदी के क्रम में बात करते हैं। तो यहाँ से एक सोनार नदी निकलती है। सोनार नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है जौहरी टोरिया, ये रहली की रहली क्षेत्र में ये पड़ता है। वहाँ से सोनार नदी निकलती है, दमोह से बहती हुई किस में जाती है, कैन नदी में ये मिल जाती। कैन की सहायक नदी है। धसान जो है ये बेतवा की क्या है, सहायक नदी है। यहाँ से एक बर्मा नदी भी निकलती है, ये भी दमोह से होते हुए कहाँ पे, कैन नदी में मिल जाती है। तो सागर से 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कैन की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, सोनार और बर्मा, जो सागर से निकलती हैं दमोह होते हुए और कहाँ पहुँच जाती हैं, सीतानगर जो परियोजना बनी हुई है दमोह में, वो किस नदी पे बनी हुई है, सोनार में बनी हुई है। मैंने दमोह जिले में इस चीज़ को पढ़ाया था, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे वन की। तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, वन यहाँ पे मध्य सघन वन है। मध्य सघन मतलब ना तो बहुत ही सघन वन है और ना ही ज़्यादा विरल वन है, मध्यम वन है। यहाँ पे मुख्यतः कौन से चीज़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सागौन, तेंदू और बांस यहाँ पे मुख्यतः जंगल में मिलता है। तेंदू की बात की जाए तो जो तेंदू पत्ता संग्रहण होता है, इसमें सागर का जो है, सागर क्या है, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे है। तेंदू पत्ता संग्रहण में मध्य प्रदेश में सागर प्रथम स्थान पे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तेंदू अधिक मात्रा मिलता है, तो तेंदू पत्ता संग्रहण भी होता है। और जब तेंदू पत्ता संग्रहण होता है तो यहाँ पे बीड़ी उद्योग भी आप यहाँ पे पाएंगे। तो सागर का एक उद्योगों में यदि देखा जाएगा तो बीड़ी उद्योग एक मुख्य आय का साधन है। तो ये थे यहाँ के वनों के साथ यदि देखा जाए तो यहाँ पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, नौरादेही की खास बात क्या है भाई, जो नौरादेही अभ्यारण्य है, इसकी खास बात यह है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो आपका दमोह, नरसिंहपुर और सागर जिले में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये थे यहाँ के वन। बात कर लेते हैं यहाँ की मिट्टी के बारे में। सागर की जो मिट्टी है वो साधारण काली मिट्टी और लाल काली मिट्टी है। साधारण काली मिट्टी और लाल काली मिट्टी सागर क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें यदि फसल की, तो फसल में होता है गेहूँ की फसल यहाँ पे मुख्य रूप से उगाई जाती है। एक ODOP चलता है, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो कृषि उपकरण यहाँ का मुख्य उत्पाद है, जो कहाँ पे, खुरई में इसका बहुत ही मात्रा, खुरई में इसका कारखाना लगा हुआ है, जहाँ पे आपके कल्टीवेटर और थ्रेसिंग वगैरह का प्रोडक्शन होता है। तो ये था यहाँ पे कृषि उपकरण यहाँ के मुख्य। फसल यहाँ की मुख्य क्या है, गेहूँ है। मिट्टी साधारण काली और लाल काली मिट्टी है।
कीटनाशक संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है? कृषि के संबंध में यदि पूछ लिया जाए कीटनाशक संयंत्र है तो वो बीना में लगा हुआ है। आपके सागर की तहसील है बीना, तो बीना में क्या लगा हुआ है? कीटनाशक संयंत्र। चलिए बीना की बात हो रही है तो आपको बीना के बारे में बता दें। कौन सी? तेल रिफाइनरी, तेल परिशोधन केंद्र बीना में है। ठीक है, तेल परिशोधन केंद्र कीटनाशक संयंत्र कहाँ पे है? आपके बीना में है। ये हो गया। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे पशु तो यहाँ पे खास वही योजना है जो मध्य प्रदेश शासन की योजना चलती हैं, सभी योजना यहाँ पे भी चलाई जाती हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पशु में ये चीज़ हम आपको जरूर बताएं। बात कर लेते हैं खनिज। तो सागर में खनिज मुख्यतः रॉक फास्फेट मिलता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग रॉक फास्फेट का उपयोग किस में? उर्वरक उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पे खनिज क्या है? खनिज एक रॉक फास्फेट है जो यहाँ का मुख्य रूप से मिलता है। उद्योग की बात की जाए तो उद्योग यहाँ पे स्टेनलेस यहाँ स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सागर में है। फर्नीचर कॉम्प्लेक्स यहाँ का प्रस्तावित हो गया। कौन सा? यदि आपसे पूछा जाए फर्नीचर कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रस्तावित है तो ये आपके सागर में। और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो वो है आपके सागर में। तेल रिफाइनरी जो भारत पेट्रोलियम की है कहाँ पे? कीटनाशक संयंत्र कहाँ पे है? वो आपका बीना में है। ठीक है, तो और यहाँ जो जनजाति देखेंगे तो जनजाति यहाँ पे एक सौर नाम की जनजाति है, वो यहाँ पे निवास करती है। जनजाति यदि सागर में देखा जाए तो सौर, ये दमोह और सागर में के एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी? सौर जनजाति यहाँ पे सागर में मुख्य रूप से निवास करती है। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ के पर्यटन की। पर्यटन में आबचंद की गुफाएं ये दमोह रोड में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये गधेरी नदी कह सकते हैं या नाला ही कहिए, नदी तो नहीं है इतनी बड़ी। तो ये क्या है? गधेरी नदी बोला गया है इसको। गधेरी नदी के किनारे आपको आबचंद की गुफा मिल जाएंगी। यहाँ पे रंगीन चित्रकारी के साथ साथ बहुत सारी वो यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को, चित्रकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक मेला भी लगता है, इसको क्या कहते हैं? गुफा मेला यहाँ लगता है। अच्छा, मेला से याद आया, यहाँ पे उर्स का मेला भी लगता है, जिसे हम लोग धमौनी उर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उर्स का मेला कहाँ लगता है? सागर में। या पूछा जाए धमौनी उर्स का मेला कहाँ लगता है तो क्या आप बताएंगे? वो सागर में लगता है। गुफा का मेला कहाँ लगता है तो भी आप बताएंगे कि ये सागर में लगता है। आबचंद की गुफाएं हो गई। बलेहा एक स्थान है, बलेहा। यहाँ पे क्या है भाई? ये चंडिका देवी का मंदिर है यहाँ पे। ठीक भैया, तो ये आप बलेहा को याद रखिएगा। गढ़पहरा में एक देवी मंदिर के साथ साथ यहाँ पे खंडहर किला है, मतलब टूटा हुआ किला है। राहतगढ़ में भी एक खंडहर किला है। कहाँ पे? राहतगढ़ में आपको जलप्रपात भी मिल जाएगा देखने को, जिसको हम भालकुंड के नाम से भी जानते हैं। एरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एरण जो है यहाँ 3 मंदिर है, वराह, विष्णु और नरसिंह। यहाँ पे ये 3 मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत का देश का एकमात्र यहाँ पे सती प्रथा का क्या साक्ष्य मिलता है? पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, तो कहाँ मिलता है? एरण में मिलता है। ठीक है, रानगिर का बहुत फेमस है। रानगिर की माता बहुत प्रसिद्ध है, तो रानगिर तो यहाँ पे क्या है? एक माता मंदिर है, रानगिर मंदिर है, तो ये आप याद रखिएगा, रानगिर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं अगली
यहाँ के मुख्य तथ्य जो आपको और जानकारी आपको सागर के बारे में होनी चाहिए। तो सागर में आप महार रेजिमेंट देखेंगे, आर्मी की एक महार रेजिमेंट है। यदि आपसे पूछा जाए महार रेजिमेंट कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो ये रेजिमेंट ये आपकी मकरोनिया साइड है। कौन सी? महार रेजिमेंट आपकी यहाँ पे है। अपने मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय देश का एकमात्र निजी संपत्ति से बनाया गया विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 18 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म यहीं शनिचरी टोरी करके एक स्थान है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 26 नवंबर 1870 को इनका जन्म हुआ था और इनका जो निधन हुआ था वो 25 दिसंबर 1949 को इनका निधन हुआ था। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के निजी दान पे बनाया गया विश्वविद्यालय था। ठीक है। तो और मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इसी विश्वविद्यालय में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा? बॉटनी सब्जेक्ट होता है, बॉटनिकल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल पार्क कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे इको टूरिज्म के द्वारा एक विश्वविद्यालय से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे इको टूरिज्म, मध्य प्रदेश की इको टूरिज्म द्वारा एक पार्क निर्मित किया गया है। ये भी आप महार रेजिमेंट हो गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो गया। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। पुलिस कॉलेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज भी यहाँ पे है। कौन सा? मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज। तो आपको जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज आप देखेंगे तो ये कहाँ पे है? सागर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बता दें, मध्य प्रदेश की जो फॉरेंसिक FSL फॉरेंसिक साइंस लैब, एकमात्र लैब कहाँ पे है? सागर में है। यहाँ पे DNA परीक्षण भी होता है। ये मध्य प्रदेश का पहला DNA परीक्षण लैब है और देश का कौन सा है? तीसरा DNA परीक्षण लैब है। कौन सा? सागर FSL। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। अगला से देखा जाए तो एक अभी हाल ही में 2022 में ही, अभी मतलब करंट का क्वेश्चन मान लीजिए इसको, एक खेजरा करके गांव है, खेजरा गांव में बुंदेलखंड के महाकाल का मंदिर बना है। बुंदेलखंड के महाकाल, भाई इस मंदिर को क्यों कहा गया है? उज्जैन के महाकाल मंदिर का हूबहू मंदिर बनाया गया है। कहाँ पे? सागर के खेजरा गांव में। तो जिसका नाम दिया गया है बुंदेलखंड के महाकाल मंदिर कहाँ है, तो आप याद रखिएगा वो आपका सागर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बात करते हैं हम यहाँ से, वो है कि यहाँ जुड़े व्यक्तियों के बारे में। तो 1857 के विद्रोह में से बहुत फेमस चेहरा था। कौन सा? वो चेहरा था शेख रमजान, जिन्होंने यहाँ पे 1857 के विद्रोह का वो किया था, क्या बोलते हैं आप उसको, 1857 के विद्रोह में मतलब ये लोग भागीदारी निभाई थी। किन्होंने? शेख रमजान ने। पद्मा की जन्मस्थली भी यही है। कवि पद्माकर जी की क्या है? जन्मस्थली कौन सी है? सागर में इनका जन्म हुआ था। 1919 में विजया राजे सिंधिया जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? तो वो सागर में हुआ था। डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जन्म भी सागर में ही हुआ था, हमने बता दिया। हिंदी व्याकरण के जनक जो कहे जाते हैं, हिंदी व्याकरण के जनक कहे जाते हैं कौन? भाई ये कहे जाते हैं पंडित कामता प्रसाद। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? तो सागर हुआ था। सागर के बारे में हमने आपको इतनी जानकारी बताई है। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कोई यदि डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको
उस चीज़ का PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप इसको नोट्स बनाइए, पढ़िए, अगली क्लास जो आएगी वो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको अगला जो वीडियो अपलोड किया जाएगा बिना समय गवाए मिल जाएगा। और दिन प्रतिदिन क्लास बेहतर होती जाएंगी। जल्द अगली सीरीज आने वाली है, तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।